रुक कर लेते हैं। चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी अभिषेक रुहेला ने मीडिया के साथ बातचीत की। साथ ही यात्रा को सुगम, सुरक्षित और सफलतापूर्वक संचालन को लेकर होटल एसोसिएशन, व्यापार मंडल और टैक्सी यूनियन के साथ चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि यात्रा व्यवस्थाओं के सफल संचालन को लेकर इस बार गंगोत्री एवं यमुनोत्री धाम को 12 सेक्टर में बांटा गया है। उन्होंने कहा कि यात्रा व्यवस्थाओं और निर्माण कार्यों को तेजी के साथ किए जा रहा है। दोनों धाम में यात्रा से पूर्व सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली जाएंगी। जिलाधिकारी ने कहा कि गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में स्वास्थ्य विभाग द्वारा डॉक्टर की तैनाती हेतु तैयारी कर ली गई है। दोनों धाम में ऑक्सीजन सिलेंडर, दवाई की पर्याप्त उपलब्धता रहेगी। इस हेतु समुचित व्यवस्था और तैयारी सुनिश्चित कर ली गई है। साथ ही एम्बुलेंस और 108 की तैनाती के लिए स्थान चिन्हित कर दिए गए हैं। दोनों धाम में 5 एम्बुलेंस और 8 108 उपलब्ध रहेंगी। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर 9 एफएमएमआर की टीम तैनात रहेंगी, जिनके पास ऑक्सीजन, आवश्यक दवाई, स्ट्रेचर आदि जरूरी उपकरण उपलब्ध रहेंगे, ताकि किसी तीर्थयात्री को जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल उक्त सुविधा मुहैया कराई जा सके। साथ ही यात्रियों की स्क्रीनिंग की जाएगी। आपात स्थिति के लिए यात्रियों की सुविधा के लिए जानकी चट्टी में एक कार्डियक वैन भी उपलब्ध रहेगी। तैयारियों को लेकर सभी विभागों की और मीडिया के साथ इसमें भी विचार विमर्श और ब्रीफिंग की गई है। इसमें विभागों द्वारा जो इतनी तैयारियां की गई हैं अभी तक और आगे जो उनके कार्यों को संपादित करने की योजना है, इसके बारे में उन्होंने अपना वर्जन दिया है। और इसके साथ ही आप जो दरासू बैंड की बात कर रहे हैं, तो इस पर लगातार बीआरओ से हम संपर्क में हैं कि आने वाले समय में बिल्कुल सही बात है कि वह एक संवेदनशील स्थान है और यात्रा रूट डिस्टर्ब हो सकता है वहाँ पर। तो उसके लिए बीआरओ के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि वो समय रहते इन व्यवस्थाओं को ठीक करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के जो संवेदनशील स्थान है जैसे बंदर पोर्ट है, दरासू बैंड है, इनके सुधारीकरण की विस्तृत कार्य योजना बनाकर भारत सरकार से भी सैंक्शन हुई है और उसमें टेंडर प्रक्रिया और आगे की कार्रवाई की भी प्रक्रिया चल रही है। जब वो कार्य होगा उसी के बाद स्थायी समाधान उन स्थानों के हो सकेंगे। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ वेतन खामियों सहित कई मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ हड़ताल पर चले गए, जिसका असर सड़क के निर्माण कार्यों पर पड़ेगा। आंदोलित कर्मचारियों का कहना है कि सरकार द्वारा आश्वासन के बावजूद अभी तक शासनादेश जारी नहीं किया गया, जबकि कर्मचारी पिछले 10 सालों से मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा सिर्फ कोरे आश्वासन दिए जा रहे हैं। अगर सरकार जल्द ही मांगों पर सकारात्मक आदेश जारी नहीं करती है, तब तक हड़ताल जारी रहेगी। उत्तराखंड महासंघ पूर्व से अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत है और पूर्व में भी कुछ हमारी मांगे थे, उन पर शासन स्तर पर वार्ता हो चुकी थी और उसका आज दिनांक तक भी कोई शासनादेश निर्गत नहीं हुआ है। और उसके इतर भी हमारे कुछ नई मांगे इस पर हैं, जैसे हमारा 5400 ग्रेड के अभी तक हमें हमारे साथी को प्राप्त नहीं हो पाया है, जो 10 साल के बाद मिलना हुआ था। और उसके बाद कार आरक्षण भत्ता हो गया है, ओपीएस जैसी मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं। अभी ये हमारी मांगे इसमें हैं और इस पर आज हम 1 अप्रैल से आंदोलन पे प्रथम चरण में है, आंदोलन के प्रथम चरण में है। अगर ये हमारी मांगे अगर पूरी नहीं होती तो 28 तारीख तक हमारा प्रथम चरण का आंदोलन चलेगा और उसके बाद भी अगर हमारी मांगों पे कोई कार्रवाई नहीं होती तो उच्चाधिकार समिति द्वारा इसमें निर्णय लिया जाएगा और आंदोलन। हरिद्वार में अवैध खनन पर प्रशासन का चाबुक चला है। राजस्व और खनन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 स्टोन क्रशर और 2 वाहन सीज किए हैं। बता दें कि जिलाधिकारी ने समय समय पर अवैध खनन की रोकथाम के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए, जिसके तहत उप जिलाधिकारी ने राजस्व और खनन विभाग के अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचकर स्टोन क्रशरों की जांच की, जहां कई स्टोन क्रशर अवैध खनन से जमा उपखनिज और पोर्टल से अधिक उपखनिज प्लांट परिसर में पाए जाने पर तुरंत 5 स्टोन क्रशर सीज कर दिए गए। स्टोन क्रशर की शिकायत मिली थी कि स्टोन क्रशर के अंदर गड्ढा करके अवैध खनन किया जा रहा है। उसके चक्कर में पैमाइश कर दी है और स्टोन क्रशर को सीज कर दिया गया। आगे क्षेत्र में हम देख रहे हैं कहाँ पर अवैध खनन किया गया, उसकी जांच करके तहसील की टीम के साथ जहाँ भी इलीगल होगा उसमें कार्रवाई करेंगे। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, बट हमसे पहले वो खबरें फैल जाती है, उसके चक्कर में हमको ये मौके पे पकड़ नहीं पा रहे इन लोगों को। पर हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। रात भी जारी, हम फील्ड में ही थे, ये देखने के लिए फील्ड में थे कि कौन कौन सा स्टोन क्रशर इलीगल कर रहा है, तो ताकि सुबह उसको सीज करें। अगर ऐसा है तो हम इनकी तुरंत भी जांच करेंगे और जांच करेंगे।
मसूरी में एक स्कूटी सवार युवक खाई में जा गिरा जिससे उसकी मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही मसूरी पुलिस, एसडीआरएफ, फायर सर्विस और 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से खाई में गिरे युवक को काफी मशक्कत के बाद निकाला गया और मसूरी उप जिलाधिकारी चिकित्सालय लाया गया है, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मसूरी कोतवाल दिखपाल ने बताया, युवक मसूरी से देहरादून जा रहा था और अचानक मसूरी देहरादून झड़ी पानी चूना खाला के पास उसकी स्कूटी अनियंत्रित हो गई, जिससे उसके सिर में गंभीर चोट आई है। वहीं स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से घायल को खाई से निकाला गया। जानकारी के मुताबिक वसंत विहार देहरादून का रहने वाला युवक है और घटना की जांच अब पुलिस कर रही है। तो वहीं घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दे दी गई है। युवक का पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को शव सौंप दिया जाएगा। उत्तराखंड में अगले 4 दिन पहाड़ से लेकर मैदान तक मौसम का मिजाज बिगड़ा रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना है। लगातार हो रही किसानों की अधिकतर फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं और भारी बारिश के चलते तापमान में कमी आ सकती है और किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा रही हैं। बारिश और ओलावृष्टि के आसार बता दिए गए। हालांकि खेतों में किसानों की पकी फसल तैयार है। कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर फसल कटने के बाद खेतों पर सूखने के लिए पड़ी है, लेकिन अचानक बदलते मौसम के मिजाज ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। तो वहीं अचानक हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण काफी नुकसान होता किसानों को नजर आया है। कहीं कई जगह पर किसानों ने प्रदर्शन भी किया है और सरकार से अपनी अनाज का आकलन कराकर मुआवजे की ऐलान की मांग की है। साथ ही कहा है कि इससे उन्हें थोड़ी राहत जरूर मिल जाएगी। और इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।